नमस्कार दोस्तों। साल था 1990। गुजरात के ओखा तट पर अरेबियन सी की लहरों में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ आवाजों की नहीं, सदियों से दबे हुए राजों की होती है। कई सालों से हिंदुस्तान के समंदर पार वैज्ञानिकों को इस इलाके में कुछ गैर मामूली संकेत मिल रहे थे। सोनार वेव्स जो समंदर की गहराई से किसी फ्लैट सरफेस से टकराकर लौटती थीं, कुछ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, कुछ अनप्राकृतिक ऊंचाइयां और कुछ ऐसा जो कुदरत की बनावट नहीं लगती थी बल्कि किसी भूले बिसरे शहर का इशारा देती थी। इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई और मरीन आर्कियोलॉजी सेंटर ऑफ NIO गोवा दोनों ने मिलकर इस अनोखी जगह की तहकीकात शुरू की। डाइवर सूट्स पहने हुए वैज्ञानिकों ने जैसे ही अरेबियन सी की गहराइयों में उतरना शुरू किया, कुछ ऐसा नजर आया जिसने सभी को चौंका दिया। एक लहरदार दीवार जो सीधी नहीं थी बल्कि मोड़ पर झुकती थी, जैसे किसी एंशिएंट शहर की गली का नुक्कड़। आगे बढ़ते हुए नजर आए पत्थर के प्लेटफॉर्म, परफेक्टली अलाइंड, किसी प्लान्ड स्ट्रक्चर की तरह। और फिर जो चीज सबसे अलग थी वो थे एंशिएंट स्टोन एंकर्स, लंगर, जो न रोमन्स के थे न फोनीशियंस के। ये यूनिकली भारतीय थे। ऐसा लगा जैसे समंदर की तह में कोई गुमनाम नगर सदियों से दफन था। एक सभ्यता जो इतिहास की किताबों से नहीं, समंदर की लहरों से जिंदा थी। ये कहानी आज से नहीं बल्कि उससे भी कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। 1983 में जब इस रहस्य के दरवाजे को खटखटाया था एक ऐसे इंसान ने जिसका नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है, डॉक्टर SR राव। मरीन आर्कियोलॉजी की दुनिया में वो किसी लेजेंड से कम नहीं थे। लोथल जैसे एंशिएंट हरप्पन पोर्ट्स की खुदाई हो या सिंधु घाटी सभ्यता को समझने की कोशिश, डॉक्टर राव ने मिट्टी से इतिहास को जिंदा किया था। और फिर उनकी नजरें समंदर की तरफ मुड़ गईं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत उन्होंने गुजरात के तट पर 12 साल का इंतजार किया, हर बार समुद्र से एक ही सवाल करते हुए, क्या तू वाकई कोई शहर निगल चुका है? स्कूबा डाइविंग मिशंस चले, सोनार मैपिंग और ड्रेजिंग सर्वेज किए गए, और फिर एक दिन डॉक्टर राव ने वो बात कह दी जिसने इतिहास की नींव हिला दी। ये जगह कोई मिथ नहीं है, ये रियल है। हम एक सबमर्ज्ड सिटी की बाउंड्री को छू रहे हैं। नाजरीन, उनके रिपोर्ट्स में साफ साफ दर्ज है, समुद्र तल से 20 से 40 मीटर नीचे स्टोन वॉल्स की सीधी पंक्तियां मिलती हैं, जैसे कोई एंशिएंट सिटी की स्ट्रीट्स हों जो आज भी समंदर की चादर के नीचे सो रही हैं। पॉलीगनल और रेक्टेंगुलर फाउंडेशंस मिले जिनकी बनावट देखकर लगता है जैसे किसी शहर की नींव हो। और कुछ पत्थरों पर धीरे धीरे मिट चुके डेकोरेटिव कार्विंग्स के निशान भी दिखाई दिए, जैसे वक्त की लहरों ने उन पर से पहचान का नाम मिटा दिया हो। डॉक्टर राव को यकीन था ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वो सच है जिसे समंदर ने हजारों साल से छुपा रखा है। वक्त था 1997 से लेकर 2001 के दरमियान का। इंडियन ओशन की रहस्यमय गहराइयों में अब एक और कदम बढ़ाया गया। नायोट और नायो की टीमों ने अब डिप्लॉय की दुनिया की सबसे एडवांस्ड अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज। साइड स्कैन सोनार जो समंदर की तह को एक आंख की तरह पढ़ सकती थी। सब बॉटम प्रोफाइलिंग जो पानी के नीचे छिपी परतों को चीरकर उनकी दास्तान दिखा सकती थी। और मैग्नेटोमेट्री जो वहां मौजूद किसी भी मेटेलिक या मैग्नेटिक स्ट्रक्चर की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। नतीजा हैरान कर देने वाला। करीब 70 मीटर की गहराई पर समंदर की चादर के नीचे फैली हुई थी एक 9 किलोमीटर लंबी बसी हुई संरचना। स्ट्रेट रोडवेज, वेल अलाइंड स्ट्रीट्स और इंटरसेक्शंस, 5 से 7 मीटर चौड़ी सड़कों का ऐसा जाल जैसे कोई एंशिएंट अर्बन प्लानर रूलर और स्केल लेकर खुद नक्शा बना रहा हो। और जब वहां से आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा किए गए, टेराकोटा के टुकड़े, कोरल स्टोन टूल्स, शेल ऑर्नामेंट्स और चूल्हा जैसे हार्ट्स, तो इन्हें भेजा गया आधुनिक विज्ञान की सबसे सटीक टेस्टिंग के लिए, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग और कार्बन 14 एनालिसिस। लैब की रिपोर्ट्स आईं और जैसे इतिहास का चेहरा बदल गया। इन आर्टिफैक्ट्स की उम्र निकली 9000 से 7500 साल पुरानी। ये वही समय था जब न पिरामिड बने थे, न मेसोपोटामिया बसा था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम सभ्यता की शुरुआत मानते हैं वो भी हजारों साल दूर थी। यानी ये शहर इतिहास के बनाए गए सारे टाइमलाइंस को तोड़ता था।
ये एक ऐसी तहजीब का सुराग था जो किताबों में नहीं थी, लेकिन समंदर के नीचे अब भी सांस ले रही थी। जब समुद्र की तह से मिले आर्टिफैक्ट्स का धार्मिक और सांस्कृतिक विश्लेषण शुरू हुआ तो रहस्य और भी गहरा हो गया। पुराने शंखों से बनी इयररिंग्स, शेल बैंगल्स जो आज भी भारत के ग्रामीण इलाकों में पहनी जाती हैं, और कुछ ऐसे पत्थरों की कार्विंग्स जिनका अंदाज किसी मंदिर की दीवारों जैसा था। लेकिन इन कार्विंग्स में एक ऐसी चीज थी जिसने शोधकर्ताओं को ठहर कर सोचने पर मजबूर कर दिया। एक कार्विंग में कुछ विद्वानों को दिखा चक्र और शंख के प्रतीक जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में उनके दिव्य अस्त्र माने जाते हैं। क्या ये बस संयोग था या फिर एक संकेत कि यह वही नगरी हो सकती है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी कथाओं में आता है? पश्चिमी जगत के कई ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स और फॉरेन ओशनोलॉजिस्ट इस साइट को बस एक एंशिएंट हार्बर कहकर डिसमिस करते रहे, लेकिन भारतीय पुरातत्वविदों का कहना कुछ और था। इतना एडवांस्ड जल निकासी सिस्टम, इतना प्रिसाइज रोड नेटवर्क और इतनी सजावटी ऑब्जेक्ट्स, ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू हुई वो कंपैरिजन जो पूरी दुनिया के इमेजिनेशन को छू गया। दुनिया एटलांटिस की तलाश में सदियों से भटक रही है, एक मिथिकल शहर जो समंदर में डूब गया था और जिसकी कहानी प्लेटो ने सुनाई थी। लेकिन नाजरीन, हिंदुस्तान शायद वो पहला देश बन चुका है जिसने अपने एक मिथक को अपनी ही आंखों से सच होते देखा है। क्या वाकई 9000 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी जो आज की अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज और सिविल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकती थी? क्या महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल मेमोरी है जिसे हमने कविता मानकर भुला दिया? और अगर द्वारका, वो दिव्य नगरी, वाकई समंदर की तह में आज भी मौजूद है, तो क्या शास्त्रों में वर्णित बाकी नगर भी इसी पृथ्वी पर मिट्टी या जल के नीचे कहीं न कहीं दबे पड़े हैं? ये सवाल अब स्पेक्युलेटिव नहीं रहे, ये वो जिंदा सवाल हैं जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और ट्रूथ सीकर्स को बेचैन कर रहे हैं। आज भी NIOT, NIO और कई इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस रहस्यमयी साइट पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस खोज को पूरी दुनिया को हिला देना चाहिए था, वो खोज फंडिंग और पॉलिटिकल विल की कमी के कारण धीमी पड़ चुकी है। जैसे कोई नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान कभी वो धरती थी जहां देवता नहीं, सभ्यताएं चलती थीं। आज जब आप गुजरात के उस तट पर खड़े होते हैं जहां से अरेबियन सी की लहरें हर रोज किनारे से टकराती हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि वो लहरें बस पानी नहीं लाती, वो लहरें सदियों पुरानी एक आवाज लेकर आती हैं। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक विचार था कि सभ्यताएं कभी मरती नहीं, वो बस समय के नीचे दब जाती हैं, और जब वक्त आता है वो फिर से उठती हैं, फिर से बोलती हैं और इतिहास से कहती हैं, मुझे दोबारा लिखो।